Hello students, welcome back. This is the third part of the chapter Nature and Significance of Management. जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है और जिसने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको चैप्टर समझने में ईजी रहेगा। और जो पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और बगल में एक बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस करिए, जैसे मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे वो आपको पता चलता रहेगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट जो था वीडियो का उसमें हमने आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ प्रोसेस, एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस बताया था। सेकेंड पार्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा था, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट करा था और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट करा था। In this part, nature of management we are going to start. Nature of management मतलब मैनेजमेंट क्या है। देखो, हर इंसान, हर पर्सन मैनेजमेंट को अलग तरह से लेता है। हमारी बुक में मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के साथ कंपेयर किया गया है और ये देखा गया है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें समझना है मीनिंग ऑफ साइंस, मीनिंग ऑफ आर्ट, मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, कि साइंस क्या है, आर्ट क्या है, प्रोफेशन क्या है। और उसके बाद हमें क्या पढ़ने हैं, फीचर्स ऑफ साइंस, फीचर्स ऑफ आर्ट और फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। जब हमें साइंस, आर्ट और प्रोफेशन का मीनिंग और फीचर्स पता चल जाएंगे तब हम क्या करेंगे कि साइंस के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करेंगे, दोनों के फीचर्स को कंपेयर करेंगे। और अगर साइंस के फीचर्स और मैनेजमेंट के फीचर्स सेम हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि येस, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। लेकिन अगर साइंस और मैनेजमेंट के फीचर्स सेम नहीं हैं, एक भी फीचर्स दोनों का सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट साइंस नहीं है। लेकिन अगर एक या 2 फीचर साइंस के मैनेजमेंट से मिलते हैं और बाकी नहीं मिलते हैं, तब हम क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्योर साइंस। वो प्योर साइंस नहीं है क्योंकि उसके सारे फीचर्स नहीं टैली कर रहे हैं मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ, लेकिन वो क्या है, इट इज़ सोशल साइंस और इम्प्योर साइंस। ठीक है, तो इसी तरह हम आर्ट के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं। और इसी तरह मैनेजमेंट के फीचर्स को हम प्रोफेशन के फीचर्स के साथ कंपेयर करेंगे और डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एज अ साइंस। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस? Science can be defined as a systematic and organized body of knowledge which explain general truth. What is science? Science can be defined as a systematic. Systematic means it is a well settled body of knowledge. साइंस क्या है, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का क्या मतलब होता है, वेल सेटल्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल सेटल्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का क्या मीनिंग हुआ कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मीन्स ईच एंड एवरी स्टडी मटीरियल इज प्रेजेंट इन द मार्केट। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि अगर हमें साइंस की नॉलेज चाहिए है तो उसकी नॉलेज गेन करने के लिए डिफरेंट स्टडी मटेरियल इज़ प्रेजेंट इन द मार्केट। बहुत सारी बुक्स साइंस की हैं जो मार्केट में प्रेजेंट हैं। उसी तरह से बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे साइंस की पढ़ाई होती है।
तो हमें अगर साइंस की नॉलेज लेनी है, अगर हमें साइंस पढ़ना है, तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मीन्स उसकी नॉलेज हम डिफरेंट बुक्स से ले सकते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेके ले सकते हैं जो मार्केट में प्रेजेंट है। विच एक्सप्लेन जनरल ट्रुथ। Science can be defined as a systematic and organized body of knowledge which explain general truth. अब systematic and organized body of knowledge का मीनिंग तो आपको समझ में आया होगा। स्टडी सब्जेक्ट जिसका सारा स्टडी मटेरियल मार्केट में प्रेजेंट है, आप वहाँ से परचेज करके, बुक्स वगैरह परचेज करके या लाइब्रेरी में जाके आप साइंस की स्टडी कर सकते हो। और आप डिफरेंट कॉलेज में, अगर आपको साइंस में आगे पढ़ाई करनी है, आप डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेके साइंस की पढ़ाई कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो, मेडिकल कर सकते हो, राइट। विच एक्सप्लेन जनरल ट्रुथ। विच एक्सप्लेन जनरल ट्रुथ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड जनरल ट्रुथ। देखो, साइंस में हम कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी फैक्ट पे अगर पहुंचते हैं, फैक्ट प्रिंसिपल मीन्स समथिंग विच इज़ रिजिड इन नेचर। रिजिड इन नेचर मतलब कोई ऐसी चीज़ जो फिक्स्ड इन नेचर में है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो साइंस का अगर हम कोई भी प्रिंसिपल बनाते हैं तो वो एक जनरल ट्रुथ होता है, एक समथिंग विच इज़ रिजिड इन नेचर, विच इज़ फिक्स्ड इन नेचर, विच कैन नॉट बी चेंज्ड। और किसी भी चीज़ को अगर ट्रुथ बनाना है या रिजिड इन नेचर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। देखो, साइंस का कि कोई भी फैक्ट अगर है तो वो फैक्ट कहाँ से बना है। आफ्टर डीप थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कई लोगों ने कई बार एक्सपेरिमेंट किए होंगे, कई लोगों ने कई बार फाइंड आउट किया होगा, तभी एक ट्रुथ, एक प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल क्रिएट हुई होगी। कई लोगों के एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कई लोगों के ऑब्जर्व करने के बाद, कई लोगों की चेक करने के बाद। तो साइंस क्या है। देखो, एक ऐसा ट्रुथ जो तुम चाहे इंडिया में हो, चाहे फॉरेन में हो, चाहे वर्ल्ड के किसी भी एरिया में हो, और जो चीज़ इंडिया में साइंटिफिक फैक्ट है, रिजिड इन नेचर है, वही फॉरेन में ही है, फॉरेन में भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सीड को सो करेंगे, अगर आप बीज लगाएंगे तो पेड़ निकलेगा, अ साइंटिफिक ट्रुथ। चाहे आप इंडिया में बीज लगाओ, चाहे आप फॉरेन में बीज लगाओ, पेड़ ही उगना है। समथिंग विच इज़ रिजिड इन नेचर, विच कैन नॉट बी चेंज। आपका सन ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है, समथिंग विच इज़ रिजिड in nature, which cannot be changed. What is science? Science can be defined as a systematic and organized body of knowledge which explains general truth. अब इसका मीनिंग, साइंस का मीनिंग आपको समझ में आया? ये एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है. Means study material and universities are there to gain the knowledge of science, and it explains general truth. Deep observation, deep study and many experiments के बाद जो facts find out किए जाते हैं, जो truth find out किए जाते हैं, they are rigid in nature, they are fixed in nature, cannot be changed. Now what we have to do, we will compare the characteristic or feature of science with the feature of management. The first feature of science is it is systematic body of knowledge. जो अभी हमने आपको explain किया कि साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. इसका क्या मतलब हुआ कि स्टडी मटेरियल मार्केट में प्रेजेंट है, आपकी साइंस की बुक्स मार्केट में प्रेजेंट है, आपके डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल के लिए भी, इंजीनियरिंग के लिए भी, साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट के लिए. तो अगर आपको साइंस की नॉलेज गेन करनी है तो वो स्टडी मटेरियल और कॉलेजेस में जाके आप गेन कर सकते हैं. अब मैनेजमेंट का क्या फीचर है? यही फीचर तो मैनेजमेंट में भी अप्लाई करेगा. अगर हमें मैनेजमेंट पढ़ना है तो डिफरेंट बुक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, मैनेजमेंट की डिफरेंट बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और MBA कॉलेजेस हैं जहाँ पे जाके आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं.
तो हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे साइंस के बुक्स हैं, मैनेजमेंट की बुक्स भी हैं मार्केट में, जैसे साइंस के कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट के भी कॉलेजेस हैं मार्केट में। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। सेकेंड फीचर, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। राइट नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड यू, जब हम मीनिंग बता रहे थे साइंस का, कि अगर हम किसी फैक्ट पे पहुंचते हैं, अगर हम कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल बनाते हैं, तो बहुत बार एक्सपेरिमेंट होता है उसके ऊपर, और बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम किसी भी फैक्ट पे, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और वो वाले फैक्ट, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी रीजन में जाइए, वो चेंज नहीं हो सकते। साइंस के एक्सपेरिमेंट करने के बाद, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो फैक्ट्स आए हैं, दैट फैक्ट्स विल रिमेन सेम इन ऑल द रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मैनेजमेंट में भी जब आप सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें भी आप क्या पढ़ेंगे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, हाउ टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं। और वो प्रिंसिपल और मेथड्स भी कैसे बनाए गए हैं, आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। बट अभी हमने आपको क्या बताया कि साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कभी भी चेंज नहीं होते, वो पूरे वर्ल्ड में सेम रहेंगे। लेकिन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद ही बनाए गए हैं, लेकिन वो किसके ऊपर बनाए गए हैं, मैनेजमेंट किसके ऊपर अप्लाई करता है, मैनेजमेंट इज अप्लाइड ऑन ह्यूमन रिसोर्स, वो नॉन लिविंग थिंग पे अप्लाई नहीं करता, या फिर वो ह्यूमन रिसोर्स के अलावा और किसी चीज़ पे भी अप्लाई नहीं करता। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसके लिए बनाए गए हैं, ह्यूमंस के लिए बनाए गए हैं। और ह्यूमन का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है, ह्यूमन का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है। आज मेरा काम करने का मन कर रहा है तो मैं बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हूँ, कल हो सकता है हम लेथार्जिक फील करें, तो हमारा काम करने का मन नहीं करे, तो हम कल काम अच्छी तरह से नहीं करेंगे। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, जैसी चीज़ यहाँ हो रही है वैसी हर जगह होगी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, इट अप्लाइज ऑन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल, तो वो हर जगह सेम नहीं होगा। हमारी जो प्रिंसिपल हैं, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं, वो हम नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सेकेंड फीचर में हम क्या बोल सकते हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद फाइंड आउट की गई हैं। इसी तरह से आपकी जो दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो भी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद फाइंड आउट की गई हैं। बट साइंटिफिक प्रिंसिपल आर रिजिड इन नेचर and management principle are flexible in nature, it changes according to the need and requirement. तो सेकेंड फीचर के लिए हम क्या कहेंगे, दिस फीचर इज नॉट फुली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट इट इज पार्शियली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। पूरी तरह से नहीं पर आधे तरह से ये फीचर साइंस का मैनेजमेंट से टैली कर रहा है। फर्स्ट फीचर फुली प्रेजेंट है, सेकेंड पार्शियली प्रेजेंट है। थर्ड फीचर यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मीन्स विच इज सेम ऑल ओवर द यूनिवर्स। साइंटिफिक प्रिंसिपल किट का थर्ड फीचर क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। अभी हमने आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड में हर जगह साइंटिफिक प्रिंसिपल सेम रहेंगी, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जो मैनेजमेंट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉलो हो, वही आपकी स्कूल में भी फॉलो हो, वही आपकी मॉल्स में भी फॉलो हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, बट साइंटिफिक प्रिंसिपल इज यूनिवर्सल इन नेचर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि थर्ड फीचर ऑफ साइंस
बिल्कुल भी मैनेजमेंट के फीचर से टैली नहीं कर रहा है। तो व्हाट वी हैव सीन कि फर्स्ट फीचर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दोनों में प्रेजेंट है, साइंस में भी मैनेजमेंट में भी। सेकेंड, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन, ये पार्शियली प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। और थर्ड, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। तो व्हाट वी कैन से इज मैनेजमेंट साइंस। अगर ये तीनों फीचर मैनेजमेंट के साइंस से टैली करते तब हम क्या कहते, येस मैनेजमेंट इज अ साइंस। पर अभी हम क्या कहेंगे, नो, फर्स्ट फीचर पूरी तरह से टैली कर रहा है, सेकेंड पार्शियली टैली कर रहा है और थर्ड बिल्कुल टैली नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, व्हाट वी कैन से इट इज़ अ सोशल साइंस। ये प्योर साइंस नहीं है, इसको इम्प्योर या आप सोशल साइंस कह सकते हो। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सबसे पहले मीनिंग ऑफ आर्ट। आर्ट क्या है? आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सेम एज साइंस एंड मैनेजमेंट। आपको अगर आर्ट का क्या मतलब होता है, अ स्किल विच इज प्रेजेंट इन अ पर्सन। किस चीज़ का स्किल? इट कैन बी एक्टिंग, इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी ड्राइंग एंड सो ऑन। स्किल प्रेजेंट इन अ पर्सन। तो ये क्या कह रहे हैं, आर्ट को लर्न करने के लिए बुक्स हैं मार्केट में प्रेजेंट, डिफरेंट प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं आर्ट को लर्न करने के लिए, एक्टिंग कॉलेज है, म्यूज़िक कॉलेज है, डिफरेंट कॉलेजेस आते हैं और सबकी बुक्स भी प्रेजेंट है मार्केट में। तो हम क्या कहेंगे, आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर स्किल, creativity and practice to get perfection. It requires skill, creativity and practice. Art की सारी books and different colleges are present to learn different art. और आप आर्ट को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी उसमें शो करोगे, उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रिएटिविटी में ये समझ लो, अगर आपको केवल क्लासिकल डांस आता है, ठीक है, तो ठीक है क्लासिकल डांस आता है, हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्लासिकल डांस के साथ आप वेस्टर्न डांस भी सीख लो या आप उसके साथ ब्रेक डांस भी सीख लो, डिफरेंट टाइप ऑफ डांस सीखो। तो क्या होगा, लोग आपके स्किल से ज़्यादा लोग आपको ज़्यादा स्किलफुल समझेंगे, क्योंकि आपको एक ही तरीका का नहीं, 3 तरीके के डांस आते हैं। सपोज़ आप केवल पेंसिल स्केचिंग करते हो, ड्राइंग में केवल आप स्केचिंग करते हो पेंसिल से, तो आपको केवल एक चीज़ आई, आपको अपना स्किल इंक्रीज करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी इंक्रीज करनी है। आपने और बुक्स परचेज की मार्केट से, आपने कोई ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया आर्ट का, आपने वहाँ पेंटिंग करना भी सीख लिया, ऑयल पेस्टल यूज़ करना भी सीख लिया, ऑयल पेंट यूज़ करना भी सीख लिया। तो आपको स्केचिंग के साथ डिफरेंट कलर्स को कैसे यूज़ करते हैं वो करना भी आ गया। आपने क्या किया, यू हैव इंक्रीज्ड योर क्रिएटिविटी। और आर्ट को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी, आपका स्किल इंक्रीज होगा। तो मीनिंग ऑफ आर्ट, आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। तो मीनिंग ऑफ आर्ट समझ में आया, सिस्टमैटिक बॉडी है क्योंकि बुक्स और प्रोफेशनल कॉलेजेस आर देयर टू लर्न आर्ट, और आप जितना ज़्यादा स्किल और जितने टाइप का स्किल सीखोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होगे। नाउ द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्ट, इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ। तो फर्स्ट वाला तो क्लियर है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दोनों की बुक्स, दोनों के कॉलेजेस, मैनेजमेंट का भी और आर्ट का भी बुक्स एंड कॉलेजेस आर देयर टू लर्न। तो फर्स्ट फीचर ऑफ आर्ट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सेकेंड फीचर क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड मतलब ये पूरे ग्रुप के ऊपर नहीं, ज़रूर आपकी क्लास में देखिए कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कुछ पढ़ाई में अच्छे हैं, कुछ सिंगिंग में अच्छे हैं, डिफरेंट फील्ड में हर एक चाइल्ड अच्छा है,
हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एक क्वालिटी प्रेजेंट है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सेक्शन ए में सारे पढ़ाकू हो गए, सारे फर्स्ट आते हैं, क्लास 12 बी में सारे डांसर्स हैं, क्लास 12 सी में सारे सिंगर्स हैं, ऐसा तो नहीं है। हर क्लास में जो स्टूडेंट हैं सबके अंदर कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ प्रेजेंट है, और उस क्वालिटी को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप उसमें स्किल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मीन्स ये पर्सनली हर एक पर्सन के अंदर डिफरेंट होती है। किसी के अंदर एक्टिंग की, कोई एक्टिंग अच्छे से करता होगा, कोई सिंगिंग अच्छे से करता होगा, कोई डांसिंग अच्छे से करता होगा। तो जिसके अंदर जो स्किल प्रेजेंट है उसको और एनहेंस करो, उसको और अच्छी तरह से प्रेजेंट करो। इसी तरह मैनेजमेंट में क्या है, किसी ने सेल्स से एमबीए किया है, किसी ने मार्केटिंग से एमबीए किया है, किसी ने फाइनेंस से एमबीए किया है। तो जिस फील्ड से जो पढ़ाई, जो मैनेजमेंट कोर्स करके आया है, उस फील्ड में अगर उसे जॉब मिलेगी तो वो अपने वर्क को और अच्छी तरह शो कर पाएगा। अगर फाइनेंस का काम किसी को पसंद है, फाइनेंस में उसका इंटरेस्ट है, और अगर आपने उसको सेल्स डिपार्टमेंट में रख दिया तो वो सेल्स का काम इतनी अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर कोई क्लासिकल डांसर है, उसको स्टेज पे एकदम से बोल दिया गया कि वेस्टर्न डांस प्रेजेंट करो, तो वो इतनी अच्छे तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो ये एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब जिसके अंदर जिस चीज़ का इंटरेस्ट है, जिस चीज़ का शौक़ है, उसको उसी फील्ड में अपने आप को एनहेंस करना चाहिए। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, इट इज़ प्रेजेंट इन आर्ट एज वेल एज इन मैनेजमेंट। थर्ड है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अभी हमने बताया जितना प्रैक्टिस करो या जितना ज़्यादा आप अपने स्किल को अगर एनहेंस करना चाहते हो तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ाओ। अभी एग्जाम्पल दिया कि केवल आप स्केचिंग नहीं करो, स्केचिंग के साथ आप ऑयल पेंट भी यूज़ करना सीखो, आप उसके साथ ऑयल पेस्टल भी करना सीखो, आप वाटर कलर भी करना सीखो, एक्रिल पेंटिंग भी करना सीखो। इससे क्या किया, आपने अपनी वैरायटी ऑफ वर्क को इंक्रीज़ किया, स्किल को इंक्रीज़ किया। और ये तो सबको पता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन होगा। सेम इज़ द केस विद मैनेजमेंट। अगर एक ही जॉब पोजीशन में ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ टाइम वर्क करेंगे, एक ही काम बार बार रिपीटेड बेसिस पे कर रहे हैं, तो उस काम में स्किल्ड और परफेक्ट हो जाएंगे। तो व्हाट वी सी हियर, ऑल द थ्री फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑल द थ्री फीचर्स ऑफ साइंस आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तीनों साइंस के फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं। तो हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्यों मैनेजमेंट आर्ट है, क्योंकि तीनों फीचर्स आर्ट के मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। नाउ द थर्ड हेडिंग इज मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। क्या मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों है? तो इसमें हम लोग ने क्या देखा था कि साइंस के एक फीचर फुल्ली सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज फुल्ली प्रेजेंट है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन पार्शियल प्रेजेंट है। तो मैनेजमेंट को हमने क्या कहा था, इट इज़ नॉट प्योर साइंस बट इट इज़ सोशल साइंस और इम्प्योर साइंस। और आर्ट में हमने क्या देखा कि तीनों फीचर्स जो हैं आर्ट के वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा जाएगा, इज मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट? व्हाट यू विल राइट, that one feature of science is fully present in management, one feature of science science is partially present in management, and all the three features of art is present in management. So what we can say, yes, management is both, what we can say management is social science, but yes, it is an art. Now management as a profession, मैनेजमेंट। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान देना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इन तीनों में से कोई एक पार्ट तो आपके एग्ज़ाम में हर साल आता ही आता है। तो इन तीनों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन? जो आपके डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टीचर हैं, ये सब क्या हैं? दे ऑल आर प्रोफेशनल्स।
तो प्रोफेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। क्लास 11 में आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो बिजनेस स्टडी का, तो उसमें आपने पढ़ा था ना बिजनेस 3 पार्ट में जो डिवाइड होता है आपका, इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड योर एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें प्रोफेशन पढ़ा था हम लोग ने। और प्रोफेशन में क्या पढ़ा था? प्रोफेशन एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का क्या मतलब हुआ? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको CA बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको लॉयर बनना है तो LLB की डिग्री होनी चाहिए। तो कोई भी प्रोफेशनल है, अगर डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, दे ऑल आर डिग्री होल्डर्स, highly qualified, skilled person. What is profession? Profession can be defined as an occupation backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted. Entry is restricted. इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। कैसे? जिसके पास MBBS की डिग्री है वही डॉक्टर बनेगा। B.Ed की डिग्री लेके, टीचर की ट्रेनिंग लेके कोई डॉक्टर बनने नहीं जाएगा। LLB की डिग्री लेके कोई डॉक्टर बनने नहीं जाएगा। एंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टेड। जिस फील्ड में आपने ट्रेनिंग ली है उसी फील्ड में आप वर्क कर सकते हैं। तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन वो ऑक्यूपेशन है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत है और जहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। नाउ अगेन वी विल कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। First characteristic of profession is well-defined body of knowledge. Well-defined body of knowledge का क्या मतलब हुआ कि systematic body of knowledge। अभी जो आपने आर्ट और साइंस में पढ़ा, it is systematic body of knowledge, उसी को यहाँ पे कैसी हेडिंग लिख दिए है? Well-defined body of knowledge means it is a systematic body of knowledge जिसके लिए study material मार्केट में प्रेजेंट है और कॉलेज भी प्रेजेंट है। वही मैनेजमेंट में भी सेम केस है। तो फर्स्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन हम क्या कहेंगे? इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सेकेंड फीचर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ये अभी हमने बताया कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, हॉस्पिटल में वर्क करना है, तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए जिसके लिए आपने एग्ज़ाम दिया है, बहुत पढ़ाई की है, पास हुए हैं, कई साल की ट्रेनिंग की है, तभी एंट्री मिली है। अगर आपको लॉयर बनना है तो LLB की आपने क्लैट क्वालिफाई किया, पूरे पढ़ाई की, फिर आप लॉयर बने। अगर आपको टीचर बनना है तो आपने B.Ed किया, फिर आप टीचर बने। और एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहती है। बिना ट्रेनिंग करे, बिना सर्टिफिकेट्स के आप उस फील्ड में काम नहीं कर सकते। यू विल नॉट बी कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब कि कोई भी प्रोफेशन है उसकी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन में व्हाट यू विल सी कि अगर कोई भी डॉक्टर है तो उसे अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। कहाँ पे? जब मेडिकल की ट्रेनिंग उसने पूरी कर ली तो उसे अपने आप को दैट डॉक्टर विल हैव टू गेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के में जब वो अपने आप को रजिस्टर करा लेगा तभी वो एज अ डॉक्टर वर्क कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। अगर कोई किसी ने क्लैट किया और किसी ने LLB क्वालिफाई कर लिया है, ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, तो उसे उस लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI में अपने आप को पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। MBA जिसने किया है, जिसको मैनेजर बनना है, अगर वो चाहे, इफ़ ही इज़ विलिंग, तो वो AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन में अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। लेकिन कंपलसरी नहीं है।
डॉक्टर, लॉयर और इन सब के लिए तो कंपलसरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सब के लिए कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन, बट मैनेजर के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो अपने आप को AIMA के अंडर रजिस्टर कराए। इफ़ ही विश और इफ़ शी विश, वो अगर विश है करते हैं, वो विलिंग है तो वो रजिस्टर करा सकते हैं, नहीं विलिंग है तो कंपलसरी नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फीचर जो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन एट प्रेजेंट ये कंपलसरी नहीं है मैनेजमेंट के लिए, बट इन नियर फ्यूचर कंपलसरी हो जाएगा। तो एट प्रेजेंट दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट इन फ्यूचर वो कंपलसरी हो जाएगा। और एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड मतलब कुछ कोड्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो साइन करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जब होता है तो ये फॉर्म साइन करते हैं, उसमें कुछ एथिकल कोड्स लिखे रहते हैं, डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, लॉयर्स के लिए। तो वो कोड जब वो साइन करते हैं, जब वो फॉर्म साइन करते हैं, तो उसमें जो गाइडलाइंस, जो रूल्स लिखे रहते हैं वो फॉलो करने ही करने हैं। जब मैनेजर भी अपने आप को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन में रजिस्टर कराएगा तो वो भी एथिकल कोड साइन करता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है उसके लिए वो साइन करना। तो एट प्रेजेंट दिस एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड इज नॉट कंपलसरी और प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट इन नियर फ्यूचर इट विल बी बिकम कंपलसरी। फिफ्थ वन इज सर्विस मोटिव। जो भी प्रोफेशन होता है, डॉक्टर हुए, लॉयर हुए, जो भी प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं, इनका मेन मोटिव क्या होता है? टू सर्व द पब्लिक। लेकिन मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? ये तो बिजनेस रन करने के लिए, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो अभी ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, पर इन नियर फ्यूचर अर्निंग प्रॉफिट के साथ कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे मैनेजमेंट बिजनेस हाउसेस। तो एट प्रेजेंट इट इज़ नॉट देयर इन मैनेजमेंट, बट इन नियर फ्यूचर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? ओनली फर्स्ट फीचर, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बोथ में कॉमन है, मैनेजमेंट एज वेल एज प्रोफेशन में, बट जो अदर 4 फीचर्स हैं वो एट प्रेजेंट मैनेजमेंट में कंपलसरी नहीं है, बट इन नियर फ्यूचर कंपलसरी हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? एट प्रेजेंट मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोफेशन, बट इन नियर फ्यूचर ये भी प्रोफेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो हम कल या परसों में पोस्ट करेंगे, दैट यू विल in that we are going to study the level of management and coordination. That's all for today. Have a nice day. Bye.